Hello and welcome to SPMIS Academy. Today we'll analyze important newspaper articles of 28th July 2025. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. This is the list of the topics that we'll be covering from today's newspaper. The first topic is about democratic traditions of Chola Kingdom. This topic is important from our syllabus GS Paper 1, Indian History या Art and Culture Point of View. सबसे पहले करंट न्यूज देखते हैं तो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इज ऑन 2 days ऑफिशियल विजिट टू तमिलनाडु। वहां पे उन्होंने प्रेयर ऑफर किया सबसे पहले एट बृहदेश्वरा टेम्पल विच इज अ यूनेस्को लिस्टेड टेम्पल एज वेल। तो इस कारण से आने वाले एग्जाम में बृहदेश्वरा टेम्पल इंपॉर्टेंट हो सकता है। प्रीलिम्स एग्जाम में इसके बारे में पूछा जा सकता है या फिर मेंस में इसके स्ट्रक्चर आर्किटेक्चर में पूछा जा सकता है कि इसका किस तरीके का आर्किटेक्चर है, तो वो आपको ध्यान रखना है। उसके अलावा अपार्ट फ्रॉम प्रेइंग एट बृहदेश्वरा टेम्पल, पीएम मोदी ऑल्सो पार्टिसिपेटेड इन आदि तिरुवंतिराय फेस्टिवल। ये फेस्टिवल मनाया जा रहा है इन तमिलनाडु इन ऑर्डर टू सेलिब्रेट राजेंद्र चोलास वन बर्थ एनिवर्सरी एज वेल एज 1000 years ऑफ मैरीटाइम एक्सपेडिशन ऑफ चोला किंगडम। तो आपको इंडियन हिस्ट्री में जरूर पढ़ाया गया होगा कि चोला किंगडम टुक मैरीटाइम एक्सपेडिशन इवन टू मैनी साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज ऑफ टूडेज टाइम। तो उसके 1000 साल पूरे हो गए हैं चोला किंगडम के मैरीटाइम एक्सपेडिशन के, उसको सेलिब्रेट करने के लिए, साथ ही साथ राजेंद्र चोला वन के बर्थ एनिवर्सरी को सेलिब्रेट करने के लिए वहाँ मनाया जा रहा है आदि तिरुवंतिराय फेस्टिवल, जिसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। इसी ओकेजन पे द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज ऑल्सो डिसाइडेड टू रिलीज कॉमेमोरेटिव कॉइन ऑनरिंग राजेंद्र चोला वन। और यहीं पे फिर इसी कॉन्टेक्स्ट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एम्फेसाइज किया ऑन द डेमोक्रेटिक ट्रेडिशन ऑफ चोला एम्पायर, कि उस टाइम में भी किस तरीके के डेमोक्रेटिक प्रैक्टिसेस चोला किंगडम में फॉलो होते थे, उस पर उन्होंने एम्फेसाइज किया। तो ये जो अभी हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं आइडियाज, इसको आप अपने एस्से राइटिंग वगैरह में भी इस्तेमाल कर सकते हैं कि कैसे भारत के अंदर कई सारे जगहों पे कई सारे डेमोक्रेटिक ट्रेडिशंस थे इवन बिफोर डेमोक्रेसी एज ए सिस्टम स्टार्टेड टेकिंग रूट इन वेस्टर्न सोसाइटीज। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि चोला एम्पायर के अंदर सेल्फ रूल सिस्टम था। अगर ग्रास रूट लेवल पे बात की जाए तो वहाँ पे लोकल सेल्फ रूल सिस्टम था, जहाँ पे आम जनता भी पार्टिसिपेट कर सकती थी इन द इलेक्टोरल प्रोसेसेस और उसके बाद वो चुन करके फिर ऑफिशियल पोजीशन होल्ड कर सकती थी। तो ग्रास रूट लेवल पे देयर वाज सेल्फ रूल सिस्टम, और ये जो सेल्फ रूल सिस्टम के लिए ऑफिसर्स चुने जाते थे, दे वेयर सिलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ सम मेरिट बेस्ड या क्राइटेरिया विच वाज ओपन फॉर एवरीवन। तो इसको एक तरीके से आप कह सकते हैं डेमोक्रेटिक सिस्टम वाज प्रैक्टिस्ड एट लोकल लेवल इन चोला एम्पायर, एंड दिस डेमोक्रेटिक सिस्टम प्रैक्टिस्ड इन चोला एम्पायर प्रीडेटेड मैग्ना कार्टा ऑफ 1215 एडी इन इंग्लैंड। तो ये साल इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि कई सारे वेस्टर्न हिस्टोरियंस का ऐसा कहना है कि ये जो मैग्ना कार्टा रिलीज किया गया, मैग्ना कार्टा मतलब वन बिग डॉक्यूमेंट, तो जो मैग्ना कार्टा अडॉप्ट किया गया, रिलीज किया गया इन इंग्लैंड इन 1215 एडी, दैट वाज द बिगिनिंग ऑफ डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड। ऐसा कई सारे वेस्टर्न हिस्टोरियंस लिखते हैं कि मैग्ना कार्टा ऑफ इंग्लैंड इन 1215 was birth of democracy. It can be considered as birth of democracy in the West. बट अगर भारत में बात की जाए तो चोला इंस्क्रिप्शंस, खासकर चोला इंस्क्रिप्शन से सबसे इंपॉर्टेंट है उत्तर मेरूर इंस्क्रिप्शंस। दे डिपिक्ट द फैक्ट कि डेमोक्रेटिक प्रैक्टिसेस वेयर देयर इन इंडिया इवन सेंचुरीज बिफोर मैग्ना कार्टा इन इंग्लैंड। तो जब ब्रिटेन के अंदर डेमोक्रेटिक ट्रेडिशंस धीरे धीरे आने शुरू हुए 1215 में, 1215 में, उसके पहले ही चोला एम्पायर में, चोला ट्रेडिशंस में डेमोक्रेटिक ट्रेडिशंस थे, जिसके अंतर्गत लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के मेंबर्स का चुनाव किया जाता था। तो थोड़ा सा देखते हैं चोला डेमोक्रेटिक प्रैक्टिसेस कैसे थे। चोला डेमोक्रेटिक प्रैक्टिसेस टॉप मोस्ट लेवल पे तो देयर वाज एन एम्पायर, डायनेस्टिक रूल था,
But local self-government में Chola had a well-established grassroots democracy. Villages at grassroots level were governed by two kinds of bodies, sabhas known as ब्राह्मण असेंबलीज। तो ब्राह्मण जो टॉप मोस्ट कास्ट के जो लोग थे उनके असेंबली को कहा जाता था सभास, वाइल उर वाज फॉर नॉन ब्राह्मण असेंबलीज। एंड दीज बॉडीज हैड रियल एडमिनिस्ट्रेटिव पावर। ऐसा नहीं कि बस नाम की इन असेंबलीज को बना करके रखा गया था। दीज बॉडीज हैड पावर टू मेक डिसीजंस विद रिस्पेक्ट टू इरिगेशन, पब्लिक वर्क्स या फिर टैक्सेशन। इन सब तरीके के मुद्दों पे ये असेंबलीज फैसले लेती थी। द मेंबर्स ऑफ दिस असेंबलीज वेयर इलेक्टेड थ्रू अ प्रोसेस जिसका नाम था कुदा वोलाई सिस्टम। दिस कुदा वोलाई सिस्टम एग्जैक्टली जैसे करंट टाइम में डेमोक्रेसी प्रैक्टिस होती है वैसी तो नहीं थी, बट आप कह सकते हैं कि दिस कुदा वोलाई सिस्टम वाज द बेसिस या ओरिजिन फॉर करंट टाइम्स वोटिंग या फिर बिगिनिंग ऑफ डेमोक्रेटिक सिस्टम इन इंडिया। ये जो कुदा वोलाई सिस्टम है, इट स्टैंड्स फॉर बैलट पोट बैलट पोट वोटिंग। इसमें क्या किया जाता था कि नेम ऑफ एलिजिबल कैंडिडेट, जैसे कि विलेज लेवल पे, ग्रास रूट लेवल पे जो कैंडिडेट ऑफिशियल पोजीशन को होल्ड करने के लिए एलिजिबल हैं, एलिजिबिलिटी की भी बड़ी स्ट्रिक्ट क्राइटेरिया होती थी कि उम्र 35 से 70 साल के बीच में होनी चाहिए, टैक्स पेइंग लैंड होना चाहिए खुद का, should be well versed in Vedic text and administrative work, should have no criminal record and avoid alcohol and unethical conduct। ये सब अगर वो कैंडिडेट क्राइटेरिया पूरा करता था तो फिर उसके नाम को पाम लीव्स पे लिख करके फोल्ड करके रख दिया जाता था इन अ पॉट, और फिर उस पॉट में से किसी एक नाम को चुनने का काम किया जाता। तो उसके लिए भी किसी एक छोटे उम्र के बच्चे को बुलाया जाता था। और बच्चा कोई डिसेप्शन काम तो नहीं करेगा, वो फेयर तरीके से, ट्रांसपेरेंट तरीके से वो लॉट में से कोई एक नाम चुनेगा, और जो भी नाम चुन करके सामने आता था उसको ऑफिशियल पोजीशन पे अपॉइंट किया जाता था इन दिस और या फिर सभा। तो इस तरीके से आप कह सकते हैं कि दो द प्रोसेस ऑफ कुदा वोलाई वाज रैंडम येट इट वाज स्ट्रिक्टली बेस्ड ऑन एलिजिबिलिटी एंड एक्सक्लूजन क्राइटेरिया। एंड आप कह सकते हैं कि कुदा वोलाई सिस्टम में जो तरीके अपनाए गए ग्रासरूट लेवल पे ऑफिसर्स का चुनाव करने के लिए, उनमें कहीं से भी डायनेस्टिक अपॉइंटमेंट नहीं होता था कि आप इस परिवार से आते हैं इसलिए आपका यहाँ पे चुनाव हो जाएगा, यू विल होल्ड दिस पर्टिकुलर पोजीशन। वहाँ पे फ्यूडलिस्टिक सिस्टम नहीं था। ये ग्रासरूट लेवल पे भी देयर विल बी सम लोकल रूलर्स एंड हु विल पास ऑन देयर पावर एंड द लैंड टू द नेक्स्ट जनरेशन। नो, ग्रासरूट लेवल पे चुनाव होता था। चुनाव के लिए पहले एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होती थी कि मेरिट बेस्ड, और उसके बाद फिर रैंडम तरीके से एक नाम निकाल करके लाया जाता था ऑन द चिट फ्रॉम दिस कुदावोलाई सिस्टम। तो कहीं ना कहीं पूरी तरीके से सब वोटिंग जैसा जैसा करंट टाइम्स में होता है वैसा तो नहीं था, येट मेरिट बेस्ड सिस्टम था, येट वहाँ पे कोई डायनेस्टिक रूल नहीं था एट ग्रास रूट लेवल। तो इस तरीके से आप कह सकते हैं कि डेमोक्रेसी वॉज प्रैक्टिस्ड इन तमिलनाडु अंडर चोला किंगडम वे बिफोर द मैग्ना कार्टा ऑफ इंग्लैंड वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन 1215। ऐसा आप लिख सकते हैं। आपसे कुदावोलाई सिस्टम के बारे में या फिर ओवरऑल चोला किंगडम के बारे में, उनके इम्पोर्टेंट आर्ट एंड आर्किटेक्चर के बारे में आने वाले मेंस एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो जब आप मेंस की तैयारी कर रहे हैं इस बार के लिए या अगले बार के प्रीलिम्स के लिए भी, आपको चोला एम्पायर को थोड़ा और डिटेल में पढ़ना है। इस टॉपिक डिस्कशन के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन है। प्लीज अटेंड दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड, GLOF, इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस जीएस पेपर 3 डिजास्टर मैनेजमेंट पॉइंट ऑफ व्यू। सबसे पहले समझते हैं कि ग्लेशियल लेक क्या होता है एंड देन वी विल बी अंडरस्टैंडिंग आउटबर्स्ट फ्लड। देखिए, ग्लेशियर्स, अ थिक शीट ऑफ आइस दैट स्प्रेड्स इनटू किलोमीटर्स, उनकी लेंथ किलोमीटर्स में होती है, उसको कहा जाता है ग्लेशियर्स। तो ग्लेशियर जो है जनरली हाई एल्टीट्यूड वाले रीजन्स में, हायर जो माउंटेन्स होते हैं वहां पे पानी जमा हो जाने के कारण बनता है ग्लेशियर, थिक शीट ऑफ आइस। अब ये ग्लेशियर जो है वो अपने फुट साइड में धीरे धीरे मेल्ट होते रहते हैं। व्हेन दे मेल्ट देन दे लीड टू फॉर्मेशन ऑफ सम लेक एज वेल, और उसी लेक में जब पानी बहुत ज्यादा हो जाता है तो ओवरफ्लो होकर के आगे नदियां बहती हैं। तो
इस तरीके के लेक को कहा जाता है ग्लेशियल लेक्स। दे आर जनरली एट द फुट ऑफ द ग्लेशियर्स। अभी ग्लेशियर लेक्स को दो पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है, दो ऑन द बेसिस ऑफ देयर लोकेशन विथ रिस्पेक्ट टू द ग्लेशियर। जिस ग्लेशियर से वो बन रहे हैं उसके रिस्पेक्ट में ग्लेशियर लेक्स कहाँ लोकेटेड हैं, उसके बेसिस पे ग्लेशियर लेक्स को दो पार्ट में कैटेगराइज किया जाता है। आइस कॉन्टैक्ट लेक्स। आइस कॉन्टैक्ट लेक्स वो वाले ग्लेशियर लेक्स हैं जो ग्लेशियर्स के बिल्कुल फुट में ही बने होते हैं। जैसे ये रहा ग्लेशियर और उसके बिल्कुल कांटेक्ट में है ग्लेशियर लेक, तो इसको कहा जाएगा आइस कांटेक्ट लेक। और फिर होते हैं डिजिटल लेक्स, जो वैसे तो ग्लेशियर के मेल्टिंग के कारण आने वाले पानी से ही बने हैं। दैट इज वाई दे आर नोन एज ग्लेशियर लेक, बट दे आर नॉट डायरेक्टली इनटू द कांटेक्ट विद द ग्लेशियर्स। इनको कहा जाता है डिजिटल लेक्स। अभी ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड ये क्या होता है? अभी हमने तो समझ लिया ग्लेशियर लेक्स क्या होते हैं, ये सब एग्जांपल्स हो गए ग्लेशियर लेक्स से। ये रियल पिक्चर हो गया, ये रहा ग्लेशियर और ग्लेशियर मेल्ट हो रहा है तो इस कारण से बन रहा है ग्लेशियर लेक। इफ इट इज डायरेक्टली इन कॉन्टैक्ट तो इसको कहा जाएगा आइस कॉन्टैक्ट लेक। इफ इट इज एट सम डिस्टेंस देन नोन एज डिजिटल लेक्स। अभी होता क्या है कि अब ये देखिए जैसे ग्लेशियर लेक है, इसके आसपास में एक साइड में तो ग्लेशियर्स हैं, दूसरे साइड में स्टोन्स, बोल्डर्स, रॉक्स हैं, रॉक डेब्रिस वगैरह हैं। अब आजकल हो क्या रहा है कि बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज एंड ग्लोबल वार्मिंग ये ग्लेशियर्स जो है वो फास्ट रेट से मेल्ट हो रहे हैं। एंड बिकॉज ऑफ द फास्ट रेट ऑफ मेल्टिंग ऑफ द ग्लेशियर्स ये जो ग्लेशियर लेक्स का वाटर है वो लगातार स्वेल करता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। द वाटर अवेलेबिलिटी इन द ग्लेशियर लेक्स is increasing these days because of fast pace melting of the glaciers due to climate change related global warming। और इस कारण से इनके जो lateral walls हैं which are made up of glaciers on one side and on other sides rocks and debris, उनके ऊपर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस पड़ रहा है। And that is why these lateral walls these days are getting breached very frequently। और जब ये lateral wall एकाएक से ब्रेक कर जाते हैं because of excessive pressure due to swelling water of the glacial lakes, तो जब ये lateral wall एकाएक से breach हो जाते हैं तो sudden amount of water release होता है, deluge of water release होता है on the lower side causing damage in the lower settlement area। इसी कैटेस्ट्रॉफिक फिनोमेना को नाम दिया गया है ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड, GLOF। पिछले कुछ सालों में ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड के केसेस लगातार बढ़ रहे हैं। 2013 में हमने देखा था ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड का इम्पैक्ट इन केदारनाथ उत्तराखंड, 2021 में इन चामोली उत्तराखंड, 2023 में इन नॉर्दर्न सिक्किम वी विटनेस्ड ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड। इनफैक्ट नेपाल के अंदर तो ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड के केसेस और भी ज़्यादा हैं एज कम्पेयर टू इंडिया। अब भारत ने इसी कारण से GLOF के अगेंस्ट मिटिगेटरी प्रिपरेशंस स्ट्रैटेजी तैयार की है। तो चूंकि एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है जिस कारण से ग्लेशियर लेक्स के वाटर कैपेसिटी बढ़ती जा रही है और इस कारण से ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड के केसेस भी बढ़ते जा रहे हैं। यही कारण है कि नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी जो टॉप मोस्ट या एपेक्स बॉडी है हमारे देश की इन ऑर्डर टू डील विद डिजास्टर रिलेटेड इवेंट्स, एंड नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी कम्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। इट हैज रिलीज्ड ए गाइडलाइन in order to minimize the impact of glacier lake outburst flood। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने गाइडलाइंस रिलीज किए हैं ताकि ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड को अवॉइड किया जा सके और अगर होते हैं तो उस केस में उनसे होने वाले डैमेजेस को मिनिमाइज किया जा सके। इसके लिए जो गाइडलाइन है वो क्या क्या बेसिक स्टेप्स उसमें बताए गए हैं। तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ पोटेंशियली डेंजरस लेक, जो लेक्स अभी डेंजरस हैं जो आने वाले टाइम में आउटबर्स्ट हो सकता है उनको पहले मार्क करना, आइडेंटिफाई करना। उसके अलावा अच्छा उनको मार्क करने के बाद उनसे नीचे वाले सेटलमेंट एरियाज को इवैक्यूएट करना, दैट इज द नेक्स्ट स्टेप वंस द आइडेंटिफिकेशन ऑफ डेंजरस लेक्स आर डन। उसके अलावा कांस्टेंट मॉनिटर करना ऑफ द लेक्स थ्रू यूज ऑफ टेक्नोलॉजी। इसके लिए इस्तेमाल किया जा रहा है सिंथेटिक अपर्चर रडार इमेजरी, जिसकी मदद से सैटेलाइट बेस्ड लेक्स को हमेशा ही ऑब्जर्व किया जा रहा है, मॉनिटर किया जा रहा है, उनका 2D इमेज बनाया जाता है और जैसे ही लेक्स की वाटर
लेवल इंक्रीज होती है, तुरंत एक वार्निंग रिलीज की जाती है इनटू द लोअर सेटलमेंट एरिया, क्योंकि वाटर लेवल इंक्रीज हो रहा है, मतलब लेक के ऊपर प्रेशर पड़ रहा है। तो ये सैटेलाइट बेस्ड इमेजेस लगातार कैप्चर किए जाते हैं लेक्स के, ग्लेशियर लेक्स के। और अगर ग्लेशियर लेक्स की वाटर लेवल राइज होती है तो उस केस में वार्निंग रिलीज की जाती है, अर्ली वार्निंग सिस्टम फॉर द सेटलमेंट इन लोअर एरियाज, ताकि वहां पे इवैक्यूएट किया जा सके, ताकि अगर ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड आता भी हो तो उससे होने वाले डैमेजेस को मिनिमाइज किया जा सके। उसके अलावा कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज इन द माउंटेनियस एरिया, स्पेशली द हिमालयन रीजन, उसके लिए स्ट्रिक्ट यूनिफॉर्म कोड्स लगाए गए हैं। तो इस तरीके से ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड से होने वाले इम्पैक्ट को मिनिमाइज करने की कोशिश की जा रही है विद हेल्प ऑफ गाइडलाइन रिलीज्ड बाय नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। एक बात आई होप आप जानते हैं, मेंस में लिखने में काम आएगा वैसे, फिर भी इसलिए देख लीजिए कि नेचुरल डिजास्टर्स आर डिफिकल्ट टू स्टॉप, बट उनसे होने वाले जो डैमेजेज हैं उसको मिनिमाइज किया जा सकता है। इसी कहा जाता है मिटिगेशन ऑफ नेचुरल डिजास्टर्स। इस टॉपिक डिस्कशन के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन है। प्लीज अटेंड दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। आपसे ऐसा सवाल पूछा जा सकता है कि ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड होते क्या हैं और उनसे क्या क्या इम्पैक्ट हो सकते हैं और उनको रिड्यूस करने के लिए क्या क्या स्टेप्स लिए गए हैं। तो एक तो स्टेप जैसे नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी एनडीएमए का गाइडलाइन के बारे में मैंने बताया। दूसरा स्टेप है पैरामेट्रिक इंश्योरेंस, आजकल प्रमोट किया जा रहा है भारत के अलग अलग स्टेट्स में। अब पैरामेट्रिक इंश्योरेंस क्या है उसको हम लोग अगले आर्टिकल में देखेंगे। संयोग से आज के दिन ही द हिंदू में एक आर्टिकल आया है GLOF पे और दूसरा आया है पैरामेट्रिक इंश्योरेंस पे। बोथ आइडियाज आर इंटर रिलेटेड, दोनों में थोड़ी बहुत इंटर रिलेशन है। तो GLOF से होने वाले इम्पैक्ट से बचने के लिए एक क्या किया जा सकता है, पैरामेट्रिक इंश्योरेंस। क्या होता है पैरामेट्रिक इंश्योरेंस, समझते हैं। ये जो कॉन्सेप्ट है या टॉपिक है पैरामेट्रिक इंश्योरेंस, इट कैन बी इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस जीएस पेपर 3 इंडियन एग्रीकल्चर पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम जीएस पेपर 3 वंस अगेन डिजास्टर मैनेजमेंट पॉइंट ऑफ व्यू। पैरामेट्रिक इंश्योरेंस इज डिफरेंट फ्रॉम ट्रेडिशनल इंश्योरेंस। ट्रेडिशनल इंश्योरेंस, मान लीजिए घर में आग लग गई, तो आपके ऑफिस में आग लग गई, तो फिर इंश्योरेंस कंपनी के इन्वेस्टिगेटर्स आएंगे, वो देखेंगे कितने का नुकसान हुआ, उसके बेसिस पे फिर आपका इंश्योरेंस क्लेम बनाया जाएगा और फिर क्लेम के अगेंस्ट आपका पेमेंट होगा अगर जेन्युइन लॉस हुआ है तो। बट पैरामेट्रिक इंश्योरेंस में ऐसा 1 to 1 आ करके इन्वेस्टिगेशन नहीं किया जाता। पैरामेट्रिक इंश्योरेंस में पे आउट्स आर प्रोवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ प्री डिफाइंड मेजरेबल पैरामीटर्स। फॉर एग्जाम्पल, आपने पैरामेट्रिक इंश्योरेंस लिया है, तो अगर आपके एरिया में 7 मैग्नीट्यूड से ज्यादा का अगर अर्थक्वेक आ गया तो आपको पेमेंट मिल जाएगा सीधा सीधा। अब उसमें ये नहीं आकर के चेक किया जाएगा कि डैमेज हुआ कि नहीं हुआ, कितना डैमेज हुआ। सो पैरामेट्रिक इंश्योरेंसेस में पे आउट इज रिलीज्ड ऑन द बेसिस ऑफ प्री डिफाइंड मेजरेबल पैरामीटर्स। And parametric insurances are mainly, I'm not saying only, but primarily या mainly used for protection in case of natural damages, जैसे अर्थक्वेक वगैरह आ गया, या क्लाइमेट चेंज इंड्यूस्ड डैमेजेस, ऐसे एक्सेसिव रेनफॉल हो गया किसी एरिया में, तो एक पर्टिकुलर अमाउंट से ज़्यादा रेनफॉल हो जाएगा तो आपको पेमेंट मिल जाएगा। दैट इज पैरामेट्रिक इंश्योरेंस कॉन्सेप्ट। सो ऑन द बेसिस ऑफ प्री डिफाइंड पेमेंट सिस्टम बेस्ड ऑन ऑब्जेक्टिव ट्रिगर्स, इसके बेसिस पे ही पैरामेट्रिक इंश्योरेंस काम करता है। मतलब एक पर्टिकुलर अमाउंट से रेनफॉल ज़्यादा हो गई, आपको पैसा मिल जाएगा। विंड स्पीड एक पर्टिकुलर लिमिट से ज़्यादा हो गई तो पैसा मिल जाएगा। अर्थक्वेक एक पर्टिकुलर मैग्नीट्यूड से ज़्यादा आ गया तो पैसा मिल जाएगा। अब आप उसमें इन्वेस्टिगेशन नहीं करना है आकर के इंडिविजुअली कि कितना डैमेज हुआ, फिर आपका क्लेम बनेगा, फिर उसके बेसिस पे पेमेंट होगा, ऐसा नहीं है। वंस द थ्रेशोल्ड इज क्रॉस्ड, द पॉलिसी ऑटोमेटिकली पेज द इंश्योरर a fixed sum. इसमें देर इज नो नीड ऑफ फिजिकल इंस्पेक्शन और प्रूफ ऑफ डैमेज। इसमें सैटेलाइट बेस्ड इंफॉर्मेशन लिए जाते हैं, यानी कि साइंटिफिक मेथड है ये पूरा का पूरा। इसमें वेदर एंड सैटेलाइट एंड सेस्मिक डेटा इन सब का इस्तेमाल किया जाता है, उसके बेसिस पे पैरामेट्रिक इंश्योरेंस में पेमेंट होता है। तो पैरामेट्रिक इंश्योरेंस का सबसे बड़ा फायदा क्या है, क्विक पेमेंट। अदरवाइज इंश्योरेंस की सबसे बड़ी समस्या क्या है कि जब आप सबसे ज्यादा वल्नरेबल सिचुएशन में होते हैं, जब आपको पैसे की जरूरत होती है, तब पैसा मिलता नहीं है, और इंश्योरेंस का पैसा 2 साल बाद मिलेगा। पैरामेट्रिक इंश्योरेंस हेल्प्स इन क्विक पेमेंट। द प्रोसेस इज वेरी ऑब्जेक्टिव एंड ट्रांसपेरेंट। इसमें इन्वेस्टिगेटर के ऊपर नहीं डिपेंड करता है, इसमें करप्शन के चांसेस भी नहीं है। अदरवाइज इन्वेस्टिगेटर्स को कन्विंस करना पड़ता है, बहुत बार ब्राइब देते हैं लोग,
तब जाकर के वो क्लेम बनाता है। कॉस्ट इफेक्टिव भी है क्योंकि अननेसेसरी बीच में जो इन्वेस्टिगेटर वाला काम है वो डू अवे हो जाता है। सो एडमिनिस्ट्रेटिव बर्डन रिमूव हो जाता है। रिजिलियंस बिल्डिंग, इट इनकरेजेस अर्ली रिस्क मिटिगेशन ऑल्सो। वो आपको पहले ही, जब आप पैरामेट्रिक इंश्योरेंस लेते हैं तो आपको एक बेसिक अपने बिल्डिंग का स्ट्रक्चर, एक बेसिक क्राइटेरिया फुलफिल करना होता है कि आपके बिल्डिंग में ये क्वालिटी होनी चाहिए, ऐसी होनी चाहिए, या आपके जिस भी चीज़ का इंश्योरेंस करा रहे हैं वो एक बेसिक रिजिलियंस स्ट्रक्चर पहले ही बता दिया जाता है। तो उससे क्या है कि रिस्क मिनिमाइज हो जाता है। And this parametric insurance can be applied in several areas: agriculture, infrastructure, tourism and all. वर्ल्ड वाइड पैरामेट्रिक इंश्योरेंस का भी इस्तेमाल धीरे धीरे हो रहा है। जैसे यूके की सरकार ने वेदर बेस्ड इंश्योरेंस फॉर फार्मर्स पैरामेट्रिक इंश्योरेंस प्रोवाइड करना शुरू किया है। भारत के अंदर अलग अलग स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटीज, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के नीचे होते हैं स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटीज, वो इसका इस्तेमाल कर रही हैं फॉर पे आउट। जैसे बिहार सरकार ने इसका इस्तेमाल किया है इन केस ऑफ फ्लड इंश्योरेंस। अब असम के अंदर भी तो लगभग हर साल ही फ्लड आते रहते हैं, स्पेशली ड्यूरिंग द मानसून सीजन। तो यहाँ पे भी बहुत सारे लोगों का बहुत सारा डैमेज होता है, क्रॉप्स का, लाइव स्टॉक्स का। तो यहाँ पे भी पैरामेट्रिक इंश्योरेंस का कॉन्सेप्ट इंप्लीमेंट किया जा सकता है इन ऑर्डर टू इंश्योर टाइम बाउंड रिलीफ। जीएलओएफ के केस में भी आप लिख सकते हैं रिस्क रिडक्शन के लिए, मिटिगेशन के लिए पैरामेट्रिक इंश्योरेंस के कॉन्सेप्ट को प्रमोट किया जा सकता है। इस टॉपिक डिस्कशन के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन है। प्लीज रन दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे, इंपॉर्टेंट फ्रॉम प्रीलिम्स एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। देखिए 28 जुलाई आज का दिन दुनिया भर में ऑब्जर्व किया जाता है एज वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे, एंड थीम ऑफ वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे इन 2025 इज लेट्स ब्रेक इट डाउन। तो हेपेटाइटिस के बारे में थोड़ी सी बेसिक इंफॉर्मेशन ले लेते हैं। प्रीलिम्स में हमसे सीधा सीधा पूछ सकता है, मेंस में भी आ सकता है 10 मार्कर प्रश्न साइंस एंड टेक में, पर ज्यादा संभावना प्रीलिम्स में है। हेपेटाइटिस रेफर्स टू इन्फ्लेमेशन इन लीवर। जब लीवर के अंदर सूजन हो जाती है उसको कहा जाता है हेपेटाइटिस। इट इज कॉज्ड बाय ग्रुप ऑफ वायरसेस, कलेक्टिवली दोज वायरसेस आर नोन एज हेपाटोट्रोपिक वायरसेस। हेपाटोट्रोपिक मींस लीवर डैमेजिंग वायरसेस। ये 5 तरीके के वायरस होते हैं, ए बी सी डी ई वायरसेस। हेपेटाइटिस ए एंड ई मेनली होता है बिकॉज ऑफ वायरस ए एंड ई, हेपाटोट्रोपिक वायरस ए एंड ई, and it is caused hepatitis A and E, ये जो वायरस है A and E, they are transmitted through contaminated water or food। तो हेपेटाइटिस A and E contaminated water and food के थ्रू ट्रांसमिट होता है। E and C की अगर बात की जाए तो they are transmitted from a person's body fluid who is already infected with it। जैसे किसी इंसान को हेपेटाइटिस B हुआ है या C हुआ है, उसका बॉडी फ्लूइड जैसे कि ब्लड या स्वेट से ये इन्फेक्शन फैल सकता है टू अ हेल्दी पर्सन एज वेल। एंड हेपेटाइटिस डी हैपेंस मेनली टू अ पर्सन हु इज ऑलरेडी इन्फेक्टेड विथ हेपेटाइटिस बी। उसको फिर नेक्स्ट सेट ऑफ वायरस हेपाटोट्रोपिक वायरस डी अटैक कर सकता है जो ऑलरेडी हेपेटाइटिस बी का शिकार है। तो ए एंड ई कॉन्टेमिनेटेड फूड एंड वाटर, बी एंड सी थ्रू बॉडी फ्लूइड ऑफ ए पर्सन हु इज ऑलरेडी इन्फेक्टेड विथ बी और सी, और जिसको बी है उसको फिर हेपाटोट्रोपिक वायरस डी अटैक कर सकता है और उसको हेपेटाइटिस डी भी हो सकता है। अब ए और ई का कैसा है कि जैसा कि मैंने आपको बताया बॉडी फ्लूइड से ए और ई कैसा है, इन्फेक्टेड फूड या कॉन्टेमिनेटेड फूड या वाटर से स्प्रेड होता है। और ए और ई का एक अच्छी बात यह है कि दे आर सेल्फ लिमिटिंग, मतलब एक बार ए और ई का शिकार हो गया कोई इंसान, उसको हेपेटाइटिस ए हो गया या हेपेटाइटिस ई हो गया, तो 1-1.5 महीने में वो खुद ही ठीक हो जाता है। सेल्फ लिमिटिंग डिजीज है, दैट मीन्स दे गो अवे ऑन देयर ओन विदाउट एनी स्पेसिफिक एंटीवायरल मेडिसिन। बी और सी के लिए मेडिकेशंस की जरूरत पड़ती है। तो ए एंड ई कॉन्टेमिनेटेड फूड एंड वाटर, बी एंड सी बॉडी फ्लूइड, ए एंड ई जो है गो अवे ऑन इट्स ओन, बी और सी के लिए हमें मेडिकेशंस की जरूरत पड़ती है, एंटीवायरल मेडिकेशंस की जरूरत पड़ती है। जब वैक्सीन इज अवेलेबल ओनली अगेंस्ट हेपेटाइटिस ए एंड बी। इस टॉपिक डिस्कशन के बेसिस पर प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन है। प्लीज रन दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट सांसद रत्न अवार्ड, इंपॉर्टेंट फ्रॉम प्रीलिम्स एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू।
सांसद रत्न अवार्ड साल 2010 में इंस्टीट्यूट किया गया बाय नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जिसका नाम है प्राइम पॉइंट फाउंडेशन। इट रिकॉग्नाइजेस दोज मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट जिनका पार्लियामेंट में बड़ा ही आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन रहा है, कंट्रीब्यूशन इन द फॉर्म ऑफ डिबेट, क्वेश्चंस, प्राइवेट मेंबर बिल या नंबर ऑफ अटेंडेंस ज़्यादा है, तो इसके बेसिस पे माना जाता है कि उनका कंट्रीब्यूशन पार्लियामेंट्री प्रोसेसेस में ज़्यादा है और उसके बेसिस पे उनको संसद रत्न अवार्ड दिया जा सकता है बाय दिस नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन जिसका नाम है प्राइम पॉइंट फाउंडेशन। सिलेक्शन अंडर सांसद रत्न अवार्ड इज डन बाय ए ज्यूरी। सांसद रत्न अवार्ड साल 2025 में 17 एमपीज फ्रॉम लोकसभा एंड राज्यसभा हैव बीन अवार्डेड। नॉर्थ ईस्ट से बस एक ही मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को चुना गया फॉर संसद रत्न अवार्ड, वो है श्री दिलीप सैकिया जी फ्रॉम दरांग उदालगिरी लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी ऑफ असम। सैटरडे को जो हमने न्यूज़पेपर एनालिसिस में प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया था उसका करेक्ट आंसर देखते हैं। तो जजेस के रिमूवल से रिलेटेड जो प्रश्न था उसमें तीनों स्टेटमेंट सही है। हॉर्नस इंक्लूजन इंडेक्स रिलीज बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एंड मैनग्रोव से रिलेटेड पहला स्टेटमेंट सही है, दूसरा गलत है। मेनली ट्रॉपिकल रीजन में पाए जाते हैं मैनग्रोव्स, बट टेम्परेट में भी थोड़ा बहुत पाए जा सकते हैं। एकदम एब्सेंट बोलना गलत हो जाएगा। इट्स एन एब्सोल्यूट स्टेटमेंट विच इज रॉन्ग। दैट्स ऑल फ्रॉम आवर साइड फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।